मेरे YouTube चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। आज हम लोग 6 और 7 सितंबर 2021 के खबरों को देखेंगे और उनके ऊपर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020 और 21 का आयोजन किस देश में होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निश्चित तौर पर आने वाला प्रश्न है। विच कंट्री विल होस्ट इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट? क्लाइमेट समिट का मतलब समझ रहे हो? जलवायु कैसे हम इस तरह से रख सकें जिससे कि दुनिया में जो है आगे जो है ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तपन। वैश्विक तपन का मतलब क्या होता है? आपको पता है धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण बहुत सारी जो प्रजातियां हैं संकट में आ चुकी हैं। बहुत सारे देश जो समुद्र के किनारे हैं उनका जल स्तर यानी वाटर लेवल बढ़ने से उनका जो भी एग्जिस्टेंस है वो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें कैसे रोके, इसको लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 का सम्मेलन होगा। ये कहाँ पर आयोजित होगा यही आपको बताना है। तो ये चूँकि भारत में होना है इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए। तो भारत इसका आयोजन करेगा और जो है इसमें क्या क्या बातें होंगी आओ देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया इज़ गोइंग टू होस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020-21। मतलब 2020-21 का क्लाइमेट समिट भारत जो है होस्ट करेगा। कब होस्ट कर? ऑन सितंबर 2000 मतलब सितंबर 3 सितंबर को। डायरेक्टर ऑफ CSIR जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें क्या है भैया कि जो भविष्य की ऊर्जा है कैसे उसका इस्तेमाल करें, जैसे हाइड्रोजन एनर्जी कैसे बढ़ाएं, ठीक है, और बाकी जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव करें जिससे जो है भविष्य में जो है जलवायु को लेकर कोई संकट ना उत्पन्न हो। ठीक है, हाइड्रोजन ऊर्जा का मतलब समझ रहे हो? हाइड्रोजन जो गैस होती है इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन मतलब ये पूरी तरह से क्लीन एनर्जी है, क्लीन और ग्रीन एनर्जी है। क्लीन ग्रीन मतलब इसका कोई किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है। समस्या क्या है? आपको पता है हाइड्रोजन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि क्योंकि इसका जो क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है ऊष्मीमान। ऊष्मीमान उसे कहा जाता है कि कम यूनिट खर्च करने पर भी ज़्यादा ऊष्मा देना, कम ज़्यादा हीट देना या ज़्यादा टेम्परेचर देना, उसी को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ऊष्मीमान। तो हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सर्वाधिक होता है, यानी हाइड्रोजन बहुत ही कम मात्रा जलने पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या देता है? कम मात्रा के जलने पर भी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा देता है, हीट देता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करके हम एनर्जी बना सकते हैं, ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन अभी तक क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बहुत ही आसानी से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, थोड़ा सा महंगी है, इस वजह से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन अब चूँकि इसकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इसलिए हाइड्रोजन को भी एनर्जी के रूप में प्रयोग करने को जो है भारत सोच रहा है। और आपको पता है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऊर्जा लक्ष्य रखा है कि भैया हम ऊर्जा क्षेत्र में क्या होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे 2047 तक। अमृत महोत्सव चल रहा है आज़ादी का। 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है। तो उसी दिशा में एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कराया गया है कि कैसे हाइड्रोजन को प्रमोट किया जाए। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 3 प्रकार के हाइड्रोजन एनर्जी होता है। एक होता है ब्लू, क्या होता है? ब्लू। एक होता है ग्रे, क्या होता है? ग्रे, ठीक है। और एक होता है कि क्या कहते हैं कि ब्लू हो गया, ग्रे हो गया। ब्लू जो कहाँ से प्राप्त होता है? आकाश में जो हाइड्रोजन होता है उसको टैप करके प्राप्त किया जाता है। ग्रे आपका ग्रे नहीं होता है, सॉरी ग्रे नहीं होता है, ये होता है ब्राउन होता है। क्या होता है? ब्राउन। ब्राउन कहाँ से प्राप्त किया जाता है हाइड्रोजन? ये जो हमारे वेस्ट हैं, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे जो उत्सर्जन होने वाला हाइड्रोजन है उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है एकदम और ज़्यादा स्वच्छ होता है। तो ग्रीन, ब्लू, ब्राउन 3 प्रकार के हाइड्रोजन है। तो इतना टेक्निकल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना समझिए हाइड्रोजन को प्रमोट करना है। ठीक है, और एक और चीज़, नॉर्वे इस सम्मेलन को क्या कर रहा है? कंट्री पार्टनर के रूप में आएगा। कंट्री पार्टनर मतलब वो भारत के साथ एक पार्टनर के रूप में इसका सम्मेलन का आयोजित करा है। तो हो सकता है नॉर्वे के बारे में प्रश्न पूछ ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन अ रिपोर्ट रिलीज बाय हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट एक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट संगठन है जिसका काम है
कि पूरी दुनिया में जो भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, आर्थिक प्रगति हो रही है, उसका मापन करके रिपोर्ट तैयार करना कि देश विश्व का कौन सा हिस्सा है जहाँ पर तेजी इस तरह का विकास हो रहा है। तो उसी तरह से ये क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में स्टार्टअप का कहाँ सबसे अच्छा माहौल है उसको लेकर इसने सर्वे किया और सर्वे करके इसने एक रिपोर्ट तैयार किया। स्टार्टअप का मतलब होता है नए बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है, नए उद्यम स्टार्ट करना, नए बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। स्टार्टअप का मतलब होता है, इसे एक और शब्द बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमशीलता। तो उद्यमशीलता और स्टार्टअप लगभग समान होता है, क्लियर है। तो उसी के पूछा गया कि भारत में इसकी रैंकिंग क्या है विश्व में। अगर हम स्टार्टअप के माहौल की बात करें तो भारत की रैंकिंग क्या है, 3rd है, हम तीसरे नंबर पर हैं, ठीक है। और देखते हैं, देखिए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बना, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा। भारत, अमेरिका और चीन के बाद। तो नंबर 1 पे कौन है, अमेरिका, नंबर 2 पे कौन है, चीन है, ठीक है। तो चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है और विकास की गति धीमी होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। मतलब जो अभी स्लगिश इकॉनमी हमारी चल रही है, स्लगिश इकॉनमी का मतलब होता है हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है कोरोना संकट की वजह से, उसका इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। हमारा अभी भी जो है क्या हो रहा है कि हमारा स्कोर अच्छा है। भारत को स्कोर कितना मिला है, 168, चीन को कितना मिला, 277 और अमेरिका को 396, यानी अमेरिका में अभी भी सबसे अच्छा माहौल है नया बिजनेस सेटअप करने के लिए, और चीन दूसरे पे और भारत तीसरे नंबर पर। तो ये बड़ी उपलब्धि है। एक और चीज़, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, यूनिकॉर्न। ध्यान दीजिए, जितने भी स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ लिया स्टार्टअप इकोसिस्टम की जगह क्या दे दे, यूनिकॉर्न इकोसिस्टम, तो भी आपको आंसर 3rd लगाना है, ठीक है। तो चाहे पूछा जैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम वाला देश बना, ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें हो गई। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में साइंस इन्वेंशन सिटी बनाने का निर्णय लिया है। साइंस इन्वेंशन सिटी विल बी सेट अप बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन विच सिटी। तो पुणे में, मुंबई में, नागपुर में, औरंगाबाद में। सही आंसर क्या है, मुंबई। मुंबई का एक टाउन है जिसके बोलते हैं पिंपरी चिंचवाड़। क्या बोलते हैं, पिंपरी चिंचवाड़, ठीक है। पिंपरी चिंचवाड़ वहाँ का फेमस इलाका है। कहाँ पे, पिंपरी चिंचवाड़, ये पुणे में है। यहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, वैक्सीन बनती हैं। आप लोग देखते हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो पुणे में है, ठीक है। भारत की बहुत सारी दवाइयों के कंपनी, मेडिसिन के कंपनी, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वहीं पर पुणे में डेवलप होती है, या पिंपरी में। तो इसी पिंपरी चिंचवाड़ को क्या बनाया जा रहा है, साइंस इन्वेंशन सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, क्लियर है। महाराष्ट्र कैबिनेट नोट फॉर सेटिंग अप अ साइंस सिटी इन पुणे। एक और बात है कि ये किसके नाम पर सेट किया जा रहा है, ये राजीव गांधी जी के नाम पर सेट किया जा रहा है। किसके नाम पर सेट किया जा रहा है, राजीव गांधी जी के नाम पर ये सेट किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, द प्रोजेक्ट नेम्ड भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इन्वेंशन सिटी। इसका पूरा नाम क्या होगा, राजीव गांधी साइंस इन्वेंशन सिटी, क्लियर है। तो एग्जाम में ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि अभी हाल में पुणे को वो महाराष्ट्र सरकार साइंस इन्वेंशन सिटी के रूप में डेवलप कर रही है, या किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर सेट होगा। तो राजीव गांधी जी के नाम पर सेट होगा। राजीव गांधी जी जो कि भारत के क्या थे, 7वें प्रधानमंत्री थे। 7वें प्रधानमंत्री थे 1984 से लेकर, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद 1984 से लेकर 89 तक ये भारत के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। अब एक और चीज़ है, याद करो, राजीव गांधी के नाम पर महाराष्ट्र सरकार ने एक और काम किया था, क्या, अभी पिछले महीने, कि जो आईटी कंपनी है, जितने भी आईटी कंपनी समझ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, यानी कि जो कंप्यूटर से संबंधित कंपनीज होती हैं, अगर वो आईटी क्षेत्र में कुछ बेहतर करते हैं तो उनको राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाएगा। तो एग्जाम में ये भी बन सकता है कौन से राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर आईटी पुरस्कारों की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र। अब राजीव गांधी जी के नाम पर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, क्या बनाना शुरू कर दिया है, आप साइंस इन्वेंशन सिटी, क्लियर है, ये बात हो गई। दूसरी बात, अब महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराष्ट्र जो कि ये आपका, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो नंबर 1 पर कौन है, राजस्थान है। नंबर 2 पे कौन है, एमपी है। नंबर 3 पर कौन है, नंबर 3 पे है महाराष्ट्र, और नंबर 4 पर है यूपी, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या होता है, ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। कब हुई थी, 1960 में हुई थी। इसके सीएम कौन है, इसके सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, क्लियर है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 1960 से पहले भी था, बिल्कुल था, लेकिन तभी बम्बई प्रांत के रूप में था। इसका ये गुजरात वाला हिस्सा निकाल दिया गया था, और मध्य प्रांत का जो नागपुर वाला हिस्सा था इसमें जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो उद्धव ठाकरे जी इसके मुख्यमंत्री हैं इस समय। गवर्नर यहाँ के कौन है, BS कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल आपको पता ही है मुंबई। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि संजय नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली
नेशनल पार्क, नवजीवन नेशनल पार्क। अच्छा, संजय के नाम पर एक और नेशनल पार्क है, वो सीधी में है, लेकिन वो संजय नेशनल पार्क है, संजय गांधी नहीं। संजय गांधी के नाम पर कहाँ पर है? ये मुंबई में है, ठीक है। यहाँ के प्रमुख जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो भी पूछा जा सकता है। विश्व विरासत स्थल अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये तीनों महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जो कि भारत में महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है मुंबई में, वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा दी विक्टोरियन एंड आर्ट डेको, ये एक प्रकार का स्मारक है मुंबई में, ये भी विश्व विरासत स्थल है। तो इतने सारे विश्व विरासत स्थल कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ डांस प्रचलित हैं, यानी फोक डांस, यानी कि जिसे हम लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य में तमाशा, लावनी और कोली, ये तीन आपके फेमस हैं। कहाँ? महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। चौथा क्वेश्चन आज का देखते हैं। ये स्टैटिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? स्पेशली ये एमपीपीएससी या किसी भी राज्य के जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ यूपीएससी में तो बहुत बार कुछ प्रश्न बना है ये, ठीक है। तो किसी भी राज्य सेवा आयोग के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, और एसएससी में भी आ सकता है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? हु चेयर्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये एक प्रकार का परिषद है, एक प्रकार का काउंसिल है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष या वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु एवर इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट पर्सन चेयर्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। समझ में आ गया? वित्त मंत्री जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। पहले ये देख लेते हैं वित्तीय स्थिरता परिषद क्या है, ठीक है। देखिए, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब होता है देश में जो वित्त की व्यवस्था है, वित्त की व्यवस्था मतलब फाइनेंस, ऋण की व्यवस्था, वो उपलब्ध रहे। जब किसी कंपनी को अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए पूंजी की ज़रूरत हो, कैपिटल की ज़रूरत है, तो वो बैंक के पास जाए, और बैंक के पास भी पूंजी हो। पता लगा बैंक के पास पूंजी नहीं है तो फिर वो आगे कैसे कंपनियों को फाइनेंस करेगा? कंपनी को जब फाइनेंस ही नहीं करे, कंपनी अपने जो है यूनिट कैसे लगाए? वो जब यूनिट नहीं लगाएगी तो उसका प्रोडक्शन गिरेगा, रोजगार गिरेगा, बहुत सारी इकोनॉमिक चैलेंजेस और समस्याएं आ जाएगी। इसलिए देश के अंदर हर समय क्या होना चाहिए? वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए क्या है? वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है, ठीक। अंतर नियामक समन्वय, आंतरिक नियामक समन्वय, इंटर रेगुलेटरी जो है कोऑर्डिनेशन। ये क्या होता है? देखिए, भारत में वित्तीय क्षेत्र में कई सारे रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जैसे आरबीआई। आरबीआई का काम है बैंकों को रेगुलेट करना, बैंकों को नियमित करना। एक और है सेबी। सेबी का काम क्या है भाई? सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम क्या है भैया? जो शेयर मार्केट है यानी कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करना, उसके लिए नियम बनाना। तो जैसे ये हो गए, और भी बहुत सारे जो है रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है, मेनली ये है। तो इनके बीच में कैसे बेहतर काम हो, क्योंकि दोनों कम से कम अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन इस तरह से हो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या किया जाए? मेंटेन किया जा सके। वित्त की सुविधा यहाँ पर भी ना हो और यहाँ पर भी ना हो। हर तरह के जो हमारे कैपिटल के सोर्सेस हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, या जो है सेकेंडरी मार्केट हो या प्राइमरी मार्केट हो, वहाँ से सारा फंड की व्यवस्था उपलब्ध हो। इसको लेकर बीच बीच में क्या करती है? ये बैठकें की जाती है। समझ में आया? इससे क्या होता है? अगर देश में वित्तीय स्थिरता होगी तो डेवलपमेंट के लिए अपने आप जगह बनेगी। क्लियर है? तो ये इसकी बातें हैं, इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता। एक और चीज़, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? दिसंबर 2010 में हुई थी। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कब हुई थी? 2010 में हुई थी। क्लियर है? और ये वित्तीय अगर क्षेत्र की बात करें, वित्तीय क्षेत्र में ये शीर्ष स्तर का मंच है, क्योंकि इसमें जितने भी भारत की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे इंश्योरेंस का है आरडीए, इरडा, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। जितने भी वित्तीय क्षेत्र के रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं सब इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और एक दूसरे के चैलेंजेस और अच्छाइयों को शेयर करती हैं। और इसीलिए इसका अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं, जिससे देश में अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर मिल सके और इसके आधार पर वो अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम बना सके। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? हमेशा वित्त मंत्री करता है और इसकी स्थापना 2010 में हुआ था। प्लास्टिक, अच्छा, पाँचवा क्वेश्चन आज का कि प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? विच कंट्री इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू साइन प्लास्टिक पैक्ट? तो ये इंडिया है भैया, इंडिया ने इस पर साइन किया हुआ है। आप देखते हैं पहले ये है क्या, पहले इस पैक्ट के बारे में देखते हैं भैया। देखिए, दो संस्था है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, समझ में आया? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। ठीक है, देखो एक ग्लोबल एजेंसी है जिसका नाम है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। इसका काम क्या है? इसका काम है पूरी दुनिया में फंडिंग करना, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फंड की व्यवस्था होगी वो करना। ठीक है, बहुत सारे इसमें जो है NGOs वगैरह इसमें जुड़े हुए हैं, तो उसकी एक ब्रांच है इंडिया। ठीक है, इंडिया में भी इसकी ब्रांच है, 1961 में है। और इसका लोगो पूछ लिया जाता है कौन से जानवर का है, तो पांडा का है। पांडा मतलब एक तरह का भालू होता है।
तो ये बहुत पूछा गया है कि WWF का जो है ऑफिशियल लोगो क्या है, ऑफिशियल लोगो क्या है, तो वो पांडा है, ठीक है। और एक और संस्था है जो क्या है, CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये कहते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 में हुआ था। किस लिए हुआ था? जो भारत के जितने भी औद्योगिक घराने हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, उनको ये क्या करता है, एक मंच देता है, सब लोग आके मिलते हैं, बैठते हैं, और भारत में क्या उद्योगों को लेकर चैलेंजेस है, कैसे उनको निपटारा किया जाए, इसको लेकर एक तरह का इनफॉर्मल मीटिंग करते हैं। और सरकारों को भी कभी कभी ये सुझाव भी देते हैं कि उद्योग को बढ़ाना है तो इस तरह की नीतियाँ, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। तो ये अंग्रेज़ों के समय से ही अपने अस्तित्व में था, और उसके बाद भी ये समय समय पर मीटिंग करता रहता है। तो क्या किया है, वर्ल्ड वाइड फंड जो कि नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और उद्योग परिसंघ भारती, दोनों ने मिलकर ये इंडिया प्लास्टिक पैक्ट की शुरुआत की है। समझ में आया? क्लियर है? इसकी शुरुआत की मतलब प्लास्टिक को क्या किया जाए, इस तरह से रीयूजेबल बना जाए। रीयूजेबल बनाने का मतलब होता है फिर से उसको बार बार यूज किया जाए। इस तरह से हम एक तरह का सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप कर सकें। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब चक्रीय अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें एक प्रोडक्ट को कई स्तरों पर, कई लेवल पर क्या किया जाए, बार बार प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक का बोतल बना, बोतल भी डिस्ट्रॉय हो गया बोतल, फिर उसी का कुछ और चीज़ बना ले प्लास्टिक का, जिससे वेस्ट कम निकले, कूड़ा कचरा कम निकले। और प्लास्टिक वेस्ट जब कम निकलता है तो नेचर को अपने आप फायदा होता है। समझ में आया? और 2030 तक, ध्यान दीजिए, इसका उद्देश्य है कि 2030 तक समझौता के तहत जितने भी उद्योग धंधे हैं जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, उनको शामिल करके प्लास्टिक को जितना रीयूजेबल बनाया जा सके उतना ये है। तो प्लास्टिक पैक्ट उसके बारे में। और भारत प्लास्टिक समझौता करने वाला ये पहला देश होगा, समझौता शुरू करने वाला पहला देश हो गया, एशियाई देश हो गया। मतलब ये नहीं समझे, क्वेश्चन देखो, नहीं समझ पे आया होगा। भारत ये कोई अंतर्राष्ट्रीय डील नहीं है, नहीं समझे, ये भारत के लिए है कि भारत क्या करेगा, प्लास्टिक समझौता है। तो जो भी उद्योग धंधे हैं, जैसे कि कोई औद्योगिक कंपनी है, वो भारत में बिजनेस चाहती है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, प्लास्टिक समझौता करना पड़ेगा, प्लास्टिक पैक्ट करना पड़ेगा। उस पैक्ट के बाद ही वो भी यहाँ पे बिजनेस कर पाएगी। इस तरह का ये सुझाव है। समझ में आया? इसके अलावा वर्ल्ड वाइड फंड क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, 5 इंपॉर्टेंट थे। कहीं कोई डाउट हो ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़, PDF हमेशा आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, थैंक यू ऑल।